हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज कर रहे हैं चैप्टर 1 राइज ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये आपका ग्रेड 9 सोशल साइंस बुक का चैप्टर है। इंडिया की अपनी खुद की जो एक विरासत है, चाहे आर्थिक कहो, सांस्कृतिक कहो या धार्मिक कहो, ये जो हमारी एक विरासत है, उसी के कारण ऐतिहासिक पीरियड से देखा जाए तो इंडिया ने जो अपनी एक पोजीशन दुनिया में हासिल करी है, इंजॉय करी है, उसकी कोई तुलना नहीं कर सकता। क्योंकि आर्थिक तौर पर संपन्न थे और जो हमारी सांस्कृतिक विरासत थी, उसके कारण ही अलग अलग देशों के जो लोग थे पूरी दुनिया से, वो हमारे भारत में आए। बहुत ज़्यादा डिमांड थी भारतीय मसालों की, कपड़ों की, जो सिल्क होता है उसकी, कपड़े की, रेशम के कपड़े की, इंडिगो नील जो होता है उसकी, इन सब की डिमांड यूरोपियन कंट्रीज में बहुत ज़्यादा थी। तो जो व्यापार होता था इंडिया और यूरोप के बीच में, वो लैंड रूट और सी रूट के थ्रू होता था। और इन दोनों रूट्स का या जो सेंटर पड़ता था, केंद्र था, वो इस्तांबुल था, जो टर्की में है। इस्तांबुल, जिसको पहले कॉन्स्टेंटिनोपल कहते थे, वो जो है इन दोनों के सेंटर में था। जब कॉन्स्टेंटिनोपल पे जीत हासिल कर ली गई तुर्किश मुस्लिम्स के द्वारा 1453 एडी में, तो जो सी रूट था कॉन्स्टेंटिनोपल के थ्रू, वो जो है यूरोपियंस के लिए बंद कर दिया गया। अब यूरोपियंस जो है बिना मसालों के कुछ कर नहीं सकते थे, तो यूरोपियंस को ऐसा लगा कि अब हमें ज़रूरत है कि हम भी एक नया सी रूट जो है उसको खोजें। तो यहाँ से ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज का जो दौर है उसकी शुरुआत हुई। सबसे पहले देखते हैं सी रूट जो इंडिया के लिए ढूंढा गया वो कैसे हुआ। जो पोर्तुगीज किंग थे प्रिंस हेनरी, उनके इंस्पायर करने पे, बढ़ावा देने पे और आर्थिक रूप से मदद करने के कारण कुछ बहादुर लोगों ने कोशिश करी कि वो जो है एक नया सी रूट ढूंढे। बहुत से महान लोग जो हैं उन्होंने इंडिया के लिए सी रूट जो है ढूंढने की कोशिश करी, जिसमें से थे बार्थोलोम्यू डियाज, जिन्होंने ढूंढा, डिस्कवर किया केप ऑफ गुड होप। आर्थिक सहायता की मदद से किंग ऑफ स्पेन जो थे क्रिस्टोफर कोलंबस जो है, उन्होंने अपनी डिस्कवरी जो है वो शुरू करी एक नए सी रूट की तलाश में 1492 में। और फिर वो जो है आकर रुके एक आइलैंड पे, जिसको बोलते हैं आज की डेट में वेस्ट इंडीज, और ये जो है अटलांटिक ओशियन में सिचुएटेड है। क्योंकि क्रिस्टोफर कोलंबस को मदद कौन दे रहा था? किंग स्पेन के। तो उन्होंने जो है कोशिश की कि हम जो है एक नया सी रूट ढूंढ लें, और उन्होंने ढूंढा भी। वो एक आइलैंड पे आके रुके जो था वेस्ट इंडीज, आज की डेट में अटलांटिक ओशन में है। कोलंबस को जो है पूरी जिंदगी अपने ये विश्वास रहा कि उसने जो है इंडिया के लिए नया सी रूट ढूंढ लिया है, जबकि उन्होंने एक्चुअल में एक नई जमीन ढूंढ ली थी। इसका क्लैरिफिकेशन जो है वो दिया गया अमेरिगो वेस्पुसी के द्वारा कि ये जो नई लैंड है इसको जो है फिर कहा गया अमेरिका। यहाँ आप मैप देख सकते हैं, सी रूट टू इंडिया जो है वो दिखाया गया है। पोर्तुगीज सेलर जो थे वास्को ड गामा, उन्होंने सी रूट डिस्कवर किया इंडिया के लिए 1498 ईडी में। जब वो कैलिकट पहुंचे वेस्टर्न कोस्ट पे इंडिया के कुछ इंडियन सेलर की मदद से, तो वहां उनका जो है स्वागत किया उस समय के जो किंग थे जैमोरिन, उन्होंने, और उन्हें अलाउ किया कि आप यहाँ पर बिजनेस कर सकते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट माना जाता है दुनिया के अंदर, क्योंकि यहाँ से जो है और बाकी यूरोपियंस के रास्ते इंडिया में आने के लिए खुल गए। नेक्स्ट टॉपिक है कि अराइवल जो है यूरोपियंस का इंडिया में जो हुआ, ब्रिटिश और उनके जो एस्टैब्लिशमेंट हुए ट्रेड सेंटर्स के। पोर्तुगीज सबसे पहले थे जो इंडिया में आए व्यापार करने के लिए, जब सी रूट जो है इंडिया के लिए मिल गया था। 100 साल का जो स्पैन रहा उनका, उसके बीच में उन्होंने लगभग बहुत सारी ऐसी टेरिटरीज थी जैसे दीव, दमन, गोवा, कोचीन, मलाक्का, यहाँ पर अपना कब्जा कर लिया था। अब जब एक तरफ देखा कि पोर्तुगीज की सफलता काफी अच्छी हुई है व्यापार में, तो जो डच थे हॉलैंड से और जो डैनिश थे डेनमार्क से, वो भी भारत में ट्रेड करने के लिए आ गए। जो इंग्लिश ट्रेडर्स थे उन्होंने वो ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई ताकि वो भी जो है भारत के साथ ट्रेड कर सके। 1600 एडी में क्वीन एलिजाबेथ जो इंग्लैंड की थी,
उन्होंने परमिशन दी ईस्ट इंडिया कंपनी को कि वो जो है ईस्टर्न कंट्रीज के साथ ट्रेड कर सकती है। तो जो पहला शिप था जिसके लीडर थे कैप्टन विलियम हॉकिंस, वो सूरत आए। पर यहाँ पर पोर्तुगीज का बहुत ज्यादा दबदबा था और उन्होंने विरोध किया, तो इसकी वजह से वो वहां पर अपना ट्रेड जो है स्टैब्लिश नहीं कर पाए। पर फाइनली ईस्ट इंडिया कंपनी को परमिशन मिली मुगल एम्परर से, जहांगीर, और इससे जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला ट्रेड सेंटर, जिसे कोठी कहते हैं, वो सूरत में स्टैब्लिश किया 1613 एडी में। शुरुआत में जो कंपनी ने स्टैब्लिश कर रही थी, उसके जो ट्रेड सेंटर्स थे वो थे सूरत में, भरूच में और अहमदाबाद में। अब यहाँ पर क्या था, इस क्षेत्र में मराठास की बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस थी, तो कंपनी को जो है लगा कि उसकी जो एग्जिस्टेंस है उस पर खतरा है, इसलिए ये जो है साउथ की तरफ मुड़ गई और ईस्ट डायरेक्शंस में, जहां इन्होंने फिर अपने सेंटर्स जो थे उनको जो है सेटअप किया मछलीपट्टनम, जो कि आंध्र प्रदेश, सेंट जॉर्ज चेन्नई और फोर्ट विलियम कोलकाता में। मुंबई जो है इनका हेडक्वार्टर बना 1687 एडी के अंदर। जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो इंडिया में आई ट्रेड के लिए 1668 एडी में, और उन्होंने जो है अपने ट्रेड सेंटर्स को स्टैब्लिश किया माही, कराईकल, पौंडीचेरी, चंद्रनगर, मछलीपट्टनम में। 18वीं सेंचुरी में ही इंग्लिश और फ्रेंच ये जो है लगातार बिजी थे अपना रूल जो है उसको स्टैब्लिश करने के लिए पूरी दुनिया में, और ज्यादा से ज्यादा टेरिटरीज हासिल करने में। 1746 से लेकर 1763 के बीच में लगभग 3 कर्नाटक वॉर्स हुए, जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुए, जिसमें जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो हार गई, और इससे जो है जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको जो है मौका मिल गया, आसानी हो गई कि वो ज्यादा से ज्यादा जो है अपने आप को और एक्सपैंड कर सके। ये जो बैटल हो रहा था पावर के लिए, जब इसका अंत हुआ तो जो पोर्तुगीज थे अब उनके पास क्या रह गया था, दीयू, दमन और गोवा, जबकि जो फ्रेंच थे उनके जो ट्रेड सेंटर्स थे वो चंद्रनगर, माहे, कराईकल और पौंडीचेरी में थे, जबकि जो डच थे उन्हें हमेशा के लिए जाना पड़ा। बैटल ऑफ प्लासी, सिराजुद्दौला जो थे वो बंगाल पे शासन कर रहे थे। उनका जो एक नेचर था, व्यवहार था, वो बहुत ही इम्पल्सिव था। इम्पल्सिव का मतलब होता है आवेश में बहुत जल्दी आ जाते थे, तो इसी के कारण उनका स्टेट में बहुत से लोग विरोध भी करते थे, उनके अगेंस्ट थे। इसी पीरियड के दौरान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किलेबंदी शुरू कर दी ट्रेड सेंटर के अराउंड कोलकाता में, और बहाना क्या था कि वो सिक्योरिटी रीजन से जो है उसको किलेबंदी कर रहे हैं, और इसके लिए उन्होंने जो है नवाब की परमिशन भी नहीं ली। प्रीटेक्स्ट मतलब होता है कि बहाना बनाना या बहाना देना, रीजन देना। अब नवाब सिराजुद्दौला जो थे उनको ये बात पसंद नहीं आई और उन्होंने जो है उनके किले को तुड़वा दिया। जब ये न्यूज मद्रास पहुंची, चेन्नई, तो एक छोटी सी टुकड़ी जो कंपनी की थी जिसको लीड कर रहे थे रॉबर्ट क्लाइव, वो बंगाल पहुंचे ताकि कलकत्ता जो ट्रेड सेंटर है या कोलकाता ट्रेड सेंटर है उसकी मदद कर सके। अब कहने को ईस्ट इंडिया कंपनी की जो आर्मी थी वो बहुत स्ट्रांग थी, लेकिन तब भी उन्हें फील हुआ कि नहीं, नवाब की जो आर्मी है या सेना है उसे हराना इतना आसान नहीं है। तो यहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव जो है उन्होंने छल कपट का सहारा लिया। एक कॉन्स्पिरेसी यानी षड्यंत्र जो होता है उसको प्लान किया गया ताकि नवाब को हरा सके, जिसमें नवाब के कमांडर इन चीफ मीर जाफर और सेठ अमी चंद जो हैं उनको भी शामिल कर लिया गया। बहाना ये दिया गया उनको कि जो नवाब हैं वो बिना वजह के लोगों को परेशान करते हैं, और एक वॉर जो है वो डिक्लेयर कर दी गई गांव के पास जिसका नाम था प्लासी। ऐसे ही तो वहां एक ग्राउंड जो मैदानी इलाका होगा उसमें जो है जिस प्लासी गांव था उसके पास उन्होंने वॉर डिक्लेयर कर दिया। बैटल ऑफ प्लासी जो है उसकी लड़ाई हुई 23 जून 1757 एडी में। जो बैटल फील्ड थी प्लासी की वो 38 किलोमीटर दूर थी मुर्शिदाबाद वेस्ट बंगाल से। तो ये जो प्लान था इनका, उसके अकॉर्डिंग मीर जाफर जो है वो युद्ध हार गए, जिसके कारण सिराजुद्दौला की हार हो गई। रॉबर्ट क्लाइव की धोखाधड़ी के कारण
बैटल ऑफ प्लासी जो है वो आधे दिन के अंदर ही खत्म हो गया, जो उसका युद्ध हो रहा था। कंपनी को क्या हुआ, उसको नतीजा ये हुआ कि उसको फ्री होल्ड मिल गया 24 परगनास के ऊपर। मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया। इस तरीके से कंपनी रूल की जो फाउंडेशन थी वो इंडिया में रखी गई बैटल ऑफ प्लासी के युद्ध के साथ, जो हुआ था 1757 एडी में। इसी तरह से दूसरा बैटल था बक्सर का। ब्रिटिश जो थे उन्होंने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया और अलग अलग रीजन के अंतर्गत उससे ज्यादा से ज्यादा जो वेल्थ थी वो उससे निकालने की कोशिश करी। अब उनकी जो एक लालच थी कि ज्यादा से ज्यादा ताकत मिल जाए उन्हें, उस चक्कर में ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है किसी तरह से मैनेज किया कि मीर जाफर को जो है हटा दिया और अब मीर कासिम को जो है उन्होंने बंगाल का नवाब बना दिया। मीर कासिम जो थे वो ज्यादा एम्बिशियस थे मीर जाफर से, और तो इसलिए वो जो है कंपनी के लिए खतरा बन गए। तो मीर कासिम को हटा दिया और फिर दोबारा से मीर जाफर को जो है नवाब बना दिया। मीर कासिम जो थे उन्होंने शरण ली नवाब ऑफ अवध की। इस समय तक जो मुगल एम्परर थे शाह आलम, वो भी जो है अवध आ गए थे। तो तीनों ने जो है डिसाइड किया कि हाथ मिला लेते हैं और कंपनी के अगेंस्ट फाइट करते हैं एक साथ मिलकर, और तब उन्होंने जो है वॉर डिक्लेयर कर दिया। बक्सर पे ईस्ट इंडिया कंपनी की लड़ाई हुई, एक जो यूनाइटेड सेना थी इनकी तीनों की, उसके साथ 22 अक्टूबर 1764 में, जिसमें इन तीनों की सेना जो है वो हार गई। तो अब क्या हुआ, कंपनी को दीवानी राइट्स भी मिल गई कि वो जो है रेवेन्यू भी कलेक्ट कर सकती हैं बंगाल, बिहार और उड़ीसा से। तो इस तरीके से कंपनी का अब एक्सपेंशन होना शुरू हो गया था। फिर आता है कि एक्सपेंशन कैसे हुआ कंपनी रूल का। अब इंग्लिश गवर्नमेंट ने क्या किया, एक रेगुलेटिंग एक्ट पास किया 1773 एडी में। उसमें क्या था कि जो गवर्नर ऑफ बंगाल थे उनको बना दिया गया गवर्नर जनरल, और जितना भी ट्रेड और पॉलिटिकल एक्टिविटीज थी कंपनी की वो अब उनके डायरेक्ट कंट्रोल के अंडर आ गई। जो मुंबई मद्रास गवर्नर और उनकी काउंसिल थी अब वो उनके अंडर आ गई। इस तरीके से जो वॉरेन हेस्टिंग्स हैं वो पहले गवर्नर जनरल बने इंडिया के। जब आप यहाँ पे फोटो देख सकते हैं, ये जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स की है। जब तक इनका टर्म चल रहा था, जो पहला मराठा वॉर था और सेकंड मैसूर वॉर, हैदर अली जो मैसूर के थे उनके साथ लड़ाई लड़ी गई। जो प्रॉब्लम्स थी ईस्ट इंडिया कंपनी की वो बढ़ गई, क्योंकि उसको जो है दोनों ही ताकतों को एक साथ झेलना पड़ रहा था। कॉर्नवालिस जो थे उन्होंने गवर्नर जनरल बने वॉरेन हेस्टिंग्स के बाद। जिस समय कॉर्नवालिस का टर्म चल रहा था, जो थर्ड मैसूर वॉर है वो हुआ टीपू सुल्तान के साथ। टीपू सुल्तान जिनको फेमसली टाइगर ऑफ मैसूर कहा जाता था। कंपनी ने जो है हाथ मिला लिया मराठास के साथ और निजाम के साथ, ताकि टीपू सुल्तान को हरा सके। टीपू जीत नहीं पाए इस वॉर को, क्योंकि कंबाइंड फोर्सेस थी, और उन्होंने जो है फिर जो संधि थी, ट्रीटी यानी जो संधि होती है, उसको एक्सेप्ट कर लिया। कॉर्नवालिस के बाद सर जॉन शोर जो हैं गवर्नर जनरल बने। उन्होंने कुछ सख्त नीतियां अपनाई। इसके कारण जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी फेम कम होने लगी और मराठास ज्यादा पावरफुल होने लगे। गवर्नर जनरल वेलेस्ले जो थे, जो जॉन शोर के बाद आए, उनको जिम्मेदारी दी गई कि अब आप कंपनी को इंडिया में सुप्रीम पावर बनाने की कोशिश करिए। इसके लिए वेलेस्ले ने जो है सब्सिडायरी अलायंस सिस्टम इसको इंट्रोड्यूस किया। क्या कंडीशंस थी इस सिस्टम की और कौन से वो स्टेट्स थे जिन्होंने इस अलायंस को या इस सिस्टम को अपनाया। सबसे पहले देखते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस क्या थी सब्सिडायरी अलायंस सिस्टम की। ईस्ट इंडिया कंपनी गवर्नमेंट की जो ट्रेंड आर्मी थी वो स्टेट्स को प्रोवाइड करी जाएगी, उन स्टेट्स को जो उस सिस्टम को एक्सेप्ट करते हैं। इस आर्मी का क्या काम होगा कि कोई भी अटैक होता है, चाहे अंदरूनी हो चाहे बाहरी हो, स्टेट की रक्षा ये आर्मी करेगी। ये ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनको एक वो दिया अलायंस सिस्टम में प्रपोजल। लेकिन बदले में अब ईस्ट इंडिया कंपनी खुद के लिए क्या चाहती थी कि जो स्टेट इस सिस्टम को एक्सेप्ट कर रहे हैं वो आर्मी के लिए पैसा देंगे। भाई आर्मी का खर्च फिर क्या कौन उठाएगा,
कंपनी आपको प्रोटेक्ट कर रही है तो आर्मी का खर्च भी तो कोई उठाना चाहिए, तो वो स्टेट जो है खर्च उठाएंगे। और अगर खर्चा नहीं उठाते हैं तो ब्रिटिश को ऐसी ज़मीन दें जिससे वो उतनी इनकम कर सके जिससे आर्मी का खर्च निकल सके। ये उन्होंने बदले में कंडीशन रखी। दूसरी कंडीशन क्या थी कि कंपनी की परमिशन के बिना जो स्टेट है वो किसी भी वॉर को नहीं डिक्लेयर कर सकता, ना कोई ट्रीटी साइन कर सकता है दूसरे स्टेट्स के साथ। उनका एक इंग्लिश रिप्रेजेंटेटिव इनकी स्टेट असेंबली में ज़रूर होगा, और किसी और कंट्री का जो रिप्रेजेंटेटिव है वो आप अपने स्टेट में एम्प्लॉय नहीं कर सकते। ये टर्म्स एंड कंडीशंस थी सब्सिडायरी अलायंस की। अब आप सोचो कि कौन कौन से स्टेट्स थे जिन्होंने इन टर्म्स एंड कंडीशंस को अपना भी लिया। वो स्टेट्स थे निज़ाम, मैसूर, अवध, गायकवाड़, सिंधिया, भोसले और होलकर। ये जो स्टेट रूलर्स थे सब ने सब्सिडायरी अलायंस सिस्टम अपना लिया। अब यहाँ देखो कार्टून कैसा दिखाया गया है कि वेलेस्ले और सब्सिडायरी अलायंस सिस्टम उनका, कि जो वेलेस्ले थे उन्होंने एक तरह से मछली फांस ली, सारे के सारे उनके इस अलायंस सिस्टम में आके फंस गए। ये जो सिस्टम था ये एक स्वीट पॉइजन के जैसा था, मीठा जहर। इस सिस्टम को लागू करने से वेलेस्ले को बहुत सारी प्रोविंसेस जो थी वो मिल गई, कब्जा कर लिया उन्होंने उस पर, और ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल था उसे बढ़ाना शुरू कर दिया। गवर्नर जनरल वेलेस्ले ने टीपू सुल्तान से कहा कि आप जो है सब्सिडायरी सिस्टम जो है हमारा अलायंस सिस्टम इसको एक्सेप्ट करिए, जिसको कि उन्होंने मना कर दिया। अब इस अलायंस सिस्टम को मना करने के कारण कंपनी जो कि निज़ाम जिन्होंने एक्सेप्ट किया था उसके सपोर्ट से उसने मैसूर पे हमला कर दिया 1799 में। ये फोर्थ मैसूर वॉर हुआ था जिसमें टीपू सुल्तान की जान चली गई जब वो ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़ रहे थे। वेलेस्ले के बाद हेस्टिंग्स इंडिया आए और वो गवर्नर जनरल बने। उन्होंने लड़ाई छेड़ी नेपाल के साथ और गोरखास को जो है आर्मी ज्वाइन करने के लिए एक तरह से मना लिया, क्योंकि जब नेपाल हार गया तो उनके जो गोरखास थे उनको इनकी आर्मी जो है ज्वाइन करनी पड़ी। हेस्टिंग्स जो थे उन्होंने बैटल लड़ी पिंडारास के साथ और उनके ऊपर कंट्रोल कर लिया। जो थर्ड मराठा वॉर थी उससे जो है कंपनी की सुपरमेसी जो है वो पूरी तरह से स्टैब्लिश हो गई। जो पहले के गवर्नर जनरल्स थे उनके कंपैरिजन में विलियम बेंटिक जो थे उनको कहा जाता है लिबरल गवर्नर जनरल। बेंटिक जो थे उनका ये मानना था कि जो डिससेटिस्फैक्शन है अलग अलग स्टेट्स में, यानी असंतोष जो है अलग अलग स्टेट्स में इंपीरियलिस्ट पॉलिसी के कारण जो कि पहले के गवर्नर जनरल्स द्वारा अपनाई गई थी, उससे कोई भी जो है यूनिटी नहीं ला सकता। तो उन्होंने थोड़ी सी जो उनकी अपने जो भी एक्शंस थे, डीड्स थे, उन्होंने उसमें थोड़ी सी रियायत बरती। डलहौजी जो है वो इंडिया आए गवर्नर जनरल के तौर पे 1848 में। ये बहुत ही ज़्यादा एक जगह ना फियर्स इंपीरियलिस्ट थे। सबसे पहले तो इंपीरियलिस्ट मतलब क्या होता है? इंपीरियलिस्ट का मतलब हुआ ऐसा इंसान जो अपने नेशन की पावर को बढ़ाना चाहता है दूसरों के उस पर कब्जा करके। फियर्स का मतलब क्या हुआ? बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, इंटेंस, एग्रेसिव। तो जो गवर्नर जनरल थे डलहौजी, ये ऐसे इंसान थे जो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली सपोर्ट करते थे एम्पायर बिल्डिंग के, और जैसे एग्रेशन उनमें बहुत था, मानते थे कि हमें जो है और कंट्रीज जो है या टेरिटरीज जो है उनको अपने अंडर कंट्रोल में रखना है। तो डलहौजी जो है उस नेचर के थे। इन्होंने अपनाई पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन ताकि कंपनी का एक्सपेंशन हो सके और ब्रिटिश इंपीरियलिज्म जो है वो इंडिया में बढ़ सके। अब डलहौजी की जो पॉलिसी थी एनेक्सेशन की वो क्या थी? वॉर के थ्रू एनेक्स किया पंजाब पेगू को जो कि लोअर बर्मा था। किंग जिसकी डेथ हो गई और उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं है, ऐसे में जो एनेक्सेशन किया वो थे सतारा, जैतपुर, संबलपुर, उदयपुर, झांसी, भागत और नागपुर। मिसमैनेजमेंट का बहाना देके कब्जा करना अवध।
डेप्ट कलेक्शन, कर्ज जो है उसको कलेक्ट करने के लिए जो रीजन दिया, तब कब्जा कर ली निजाम का जो वरद प्रोविंस था। और खाली नाम के लिए रूल कर रहे हैं, उसको खत्म करने के लिए जो कब्जा किया उसमें थे कर्नाटक और तंजौर। तो ये जो एनेक्सेशन पॉलिसी थी, चाहे वॉर के थ्रू हो, बिना उत्तराधिकारी का हो, मिसमैनेजमेंट हो, डेप्ट कलेक्शन हो, नाम का रूल हो, उस तरीके से इन्होंने जो कब्जा किया तो उसमें उन्होंने इतने सारे जो प्रोविंसेस थे वो अपने अंडर कर लिए थे। खाली इंपीरियलिस्ट ही नहीं थे, डलहौजी एक रिफॉर्मिस्ट भी थे, बदलाव लाने वाले। जो सबसे पहली रेलवे लाइन थी इंडिया के अंदर, जो कि मुंबई से थाने चली 1853 एडी में, वायरलेस सिस्टम जो इंडिया और इंग्लैंड के बीच में, और पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट पीडब्ल्यूडी जो था, जो रोड्स बनाता है, उसका स्टैब्लिशमेंट हुआ। इसके अलावा इंग्लिश एजुकेशन, ये सब जो है इंट्रोड्यूस भी किए गए डलहौजी के टाइम पीरियड के दौरान। इन्होंने लॉज पास करी ताकि चाइल्ड मैरिज को बैन किया जा सके, और विडो रीमैरिज की भी इन्होंने एक तरह से वकालत करी। 100 ईयर्स का जो स्पैन था, बैटल ऑफ प्लासी 1757 से लेके जो ब्रिटिश रूल रहा, एम्पायर था, दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हुए। लेकिन इस प्रोसेस में जो इंडियन स्टेट्स थे उनका असंतोष भी इनको झेलना पड़ रहा था। और इसी का जो एक कहते हैं ना, आदमी भर जाता है, तो नतीजा क्या हुआ कि जो इनको डिससैटिस्फैक्शन फेस करना पड़ रहा था वो निकला। जो सबसे पहला स्ट्रगल हुआ इनके अगेंस्ट इंडिपेंडेंस के लिए 1857 एडी में। तो 1757 से लेके 1857 में जो है इंडिया का जो फर्स्ट स्ट्रगल था इंडिपेंडेंस का, वो स्टार्ट हुआ। अब है कि आर्थिक असर क्या पड़ा कंपनी का। अगर हम 100 साल का कंपनी रूल देखें इंडिया के अंदर, जब उसको इवैल्यूएट करते हैं तो हमें एहसास होता है कि इंडिया जो है, जिसकी एक ऐसी पोजीशन थी पूरी दुनिया में पहले की सेंचुरीज में कि उसको कोई कंपेयर नहीं कर सकता, ऐसी पोजीशन था इंडिया। आपने पढ़ा भी होगा कि इंडिया की इकोनॉमिक्स, कल्चरल, जो भी क्या कहते हैं उनकी विरासत थी, वो इतनी ज़्यादा थी कि उसकी पूरी कंट्रीज़ में, जितनी भी दुनिया में है, कोई कंपैरिजन नहीं कर सकता था। इसी के कारण जो है लोग यहाँ आते थे। पर वो जो एक पोजीशन थी दुनिया में पहले की सेंचुरीज में, उससे अब इंडिया की हालत क्या हो गई थी कि वो एक ऐसी कंट्री बन के रह गई थी जो सिर्फ रॉ मटेरियल बनाता था इंग्लैंड के लिए, और जो एक अच्छा मार्केट है गुड्स का वो प्रोड्यूस करता था फैक्ट्रीज में। बंगाल एक्सपोर्ट करता था कॉटन क्लॉथ, रॉ सिल्क, शुगर, जूट, मुस्लिन 1708 से 1756 तक। पर जब डुअल पावर पॉलिसी आ गई तो ये जो एक चमक धमक थी इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी की बंगाल के अंदर, वो सब गायब हो गई। डुअल पावर पॉलिसी का मतलब हुआ द्विमुखी शासन। इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था बंगाल में, जब पावर दी गई थी उन्हें रेवेन्यू कलेक्ट करने की, वो जब ब्रिटिश के हाथ में चली गई थी, और जबकि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी लोगों की भलाई की वो नवाब के हाथ में थी। सोचो, पैसा तो आप कलेक्ट कर रहे हैं और लोगों की भलाई के लिए नवाब काम करे जिसके पास कोई पैसा है ही नहीं। तो इस तरह से ब्रिटिश ने पावर हासिल करी बिना किसी जिम्मेदारी के, और नवाब के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी थी पर उसके पास कोई पावर ही नहीं थी। इसको कहते हैं सब्सिडायरी अलायंस सिस्टम, जिसने बंगाल को आर्थिक रूप से बर्बाद कर दिया। ये जो अनफेयर रेवेन्यू कलेक्शन पॉलिसी थी कंपनी के द्वारा, इससे इंडिया का जो किसान था वो एक कर्जदार बन गया। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है अनफेयर टैक्सेस लगाती थी इंडियन क्लॉथ इंडस्ट्रीज पे। उन्होंने बहुत सारी ऐसी धोखेबाजी वाली जो प्रैक्टिसेस होती हैं उनको अपनाया, ताकि जो इंडिया की फलती फूलती इंडस्ट्रीज थी वो सब बर्बाद हो जाए, और इसी के कारण वो पूरी तरीके से कोलैप्स हो गई। जो इंडिया के कारीगर थे वो गरीब हो गए और बेरोजगार हो गए। कंपनी ट्रेडर्स जो थे वो बंगाल के वीवर्स जो बुनकर होते थे उनको मजबूर करते थे कि तुम कॉन्ट्रैक्ट साइन करो कि तुम हमें जो है एक डेफिनेट क्वांटिटी क्लॉथ की प्रोवाइड करोगे बहुत ही शॉर्ट पीरियड में। अगर बुनकर मना कर दे तो उसको पनिश किया जाता था, या तो उसको कोड़े मारे जाते थे या फिर उसको जेल डाल दिया जाता था।
कंपनी के अराइवल से पहले इंडियन जो गांव थे वो अपने आप में बहुत ज़्यादा सेल्फ रिलायंट थे, आत्मनिर्भर थे और खूब संपन्न थे। पर कंपनी रूल के आने के बाद वो ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए और गरीब हो गए। जो जब तक रूल रहा ईस्ट इंडिया कंपनी का, जो पहली रेलवे लाइन थी मुंबई और थाने के बीच में, और जो स्टीमर सर्विस चलती थी इंडिया और इंग्लैंड के बीच में, वो स्टार्ट हुई। और इसी के साथ साथ मुंबई, मद्रास और कोलकाता, वहाँ पर पोर्ट्स का डेवलपमेंट हुआ। ये तब हुआ जब इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल था। सोशल इम्पैक्ट क्या रहा कंपनी रूल का? ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पर जो स्पिरिट थी फ्रीडम ऑफ स्पीच और थॉट की, वो काफ़ी डेवलप हुई लोगों के बीच में, क्योंकि इस टाइम पे न्यूज़पेपर्स का भी डेवलपमेंट हुआ था। इंडियन सोसाइटी में कुछ उस समय ऐसे सोशल कस्टम्स, राइट्स या रिचुअल्स थे जो सही नहीं माने जाते थे और वो उस टाइम पे काफ़ी प्रचलित थे, जैसे कि सती सिस्टम, फीमेल इन्फेंटिसाइड यानी भ्रूण हत्या, चाइल्ड मैरिज। इन सब को जो है राजा राम मोहन रॉय, दुर्गा राम मेहता और बैराम जी मालवारी जो थे, इनको हम स्टॉलवर्ड्स कह सकते हैं, जिन्होंने, लेजेंड्स कह सकते हैं, जिनका रोल इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा इन लॉज को पास कराने में ब्रिटिश की मदद से। मतलब इन लोगों ने इन सबको रुकवाया, ऐसे कानून बनवाए जिससे ये सब प्रथाएं जो हैं वो रोक दी गई। अब क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क जो इंडिया के अंदर था वो एंग्लिसाइज्ड हो रहा था। एंग्लिसाइज्ड का मतलब होता है कि काफ़ी हद तक इंग्लिश जो स्टाइल है उसका प्रभाव पड़ रहा था, तो लोगों के लिए अब डिमांड बढ़ने लग गई कि उनको इंग्लिश की नॉलेज हो। इंग्लिश एजुकेशन जो है वो इंडिया में दी जाने लग गई लॉर्ड मैकाउले के बहुत ज़्यादा सीरियस एफर्ट्स के कारण। जैसा कि चार्ल्स वुड ने रेकमेंड किया, यूनिवर्सिटीज़ जो है वो स्टैब्लिश की गई मुंबई, मद्रास और कोलकाता में। एक पूरी क्लास लोगों की डेवलप होने लग गई जिसमें उनको इंग्लिश की नॉलेज होती थी, क्योंकि उन लोगों को इंग्लिश एजुकेशन मिली थी। जैसे जैसे समय बीता, ये जो ग्रुप था अब ये डिमांड करने लग गया सोशल रिफॉर्म्स की, और इसी ने जो है जो रिफॉर्म्स का प्रोसेस था उसको कहीं एक स्पीड दी। तो फाइनली हम अपने चैप्टर के कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि तो हम कह सकते हैं कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो इंडिया आई थी। क्यों आई थी? क्योंकि उसको जो है एक टेम्पटेशन लेके आया था, अट्रैक्टेड थी वो, जो इंडिया की प्रॉस्पेरिटी थी, ये जो ट्रेड अपॉर्चुनिटी थी, उसके टेम्पटेशन से इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई। कंपनी रूल जो इंडिया के अंदर था उसने कुछ गुड्स और बैड रिजल्ट जो हैं वो दिए, चाहे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल फील्ड में कहें। मतलब जो भी उसका शासन रहा इंडिया के अंदर, उससे हमें चाहे अच्छे हो या बुरे नतीजे देखने को मिले इन सारी फील्ड्स में। कंपनी ने जो है पॉलिसी ऐसी अपनाई कि इंग्लैंड को जो है हमें संपन्न बनाना है इंडिया की कीमत पर, ये वो नीति अपना रहा था। और जो रिफॉर्म्स उन्होंने किए एडमिनिस्ट्रेशन में, उसमें उन्होंने अपने खुद के इंटरेस्ट के लिए जो है चेंजेस करे, जो कि इनडायरेक्टली कहें तो इंडिया के लिए फायदेमंद रहे। मतलब जो कुछ भी उन्होंने किया वो अपने सोच को कर रहे थे कि भाई हमें इससे फायदा होगा, लेकिन इनडायरेक्टली देखा जाए तो उनके वो जो कुछ इंटरेस्ट वाले उन्होंने काम किए, रिफॉर्म्स किए, उससे इंडिया को भी फायदा होगा। तो ये था आपका पहला चैप्टर। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। प्लीज कमेंट करके बताएं आप कौन सा चैप्टर नेक्स्ट चाहते हैं, नहीं तो हम लोग लाइन से चलेंगे। मिलते हैं सेकेंड चैप्टर में, तब तक सब्सक्राइब करिए ASA एजुकेशन।